Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shikshaalliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Section 142 of Social Security Code 2020 notified. तो सेक्शन 142 है सोशल सिक्योरिटी कोड का 2020 का, उसको नोटिफाइड किया गया, तो हम इसके बारे में समझेंगे. द यूनियन गवर्नमेंट हैज मेड आधार मैंडेटरी फॉर अवेलिंग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट एंड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन ए नेशनल इन्फॉर्मर वर्कर डाटाबेस बीइंग डेवलप्ड फॉर माइग्रेंट. जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने आधार को मैंडेटरी कर दिया है अवेल करने के लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट को और रजिस्ट्रेशन के लिए नेशनल इन्फॉर्मर वर्कर डाटाबेस में, जिसको कि डेवलप किया गया है माइग्रेंट के लिए. द लेबर मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड सेक्शन 142 ऑफ द सोशल सिक्योरिटी कोड. और जो लेबर मिनिस्ट्री है उन्होंने नोटिफाई किया है सेक्शन 142 को सोशल सिक्योरिटी कोड के लिए. It allows authority to collect Aadhaar detail for the database of beneficiary under various social security scheme. ये जो है अलाउ करता है अथॉरिटीज को कि वो कलेक्ट कर सकते हैं आधार डिटेल्स को डाटाबेस तैयार करने के लिए बेनिफिशियरी का जो वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उसके लिए. द मूव विल बी एप्लीकेबल टू बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वर्कर्स एंड मे ऑल्सो हेल्प इन कर्बिंग डुप्लीकेशन ऑफ डाटा बाय कीपिंग इम्पोस्टर एट बे, अथॉरिटीज सेड. और ये जो मूव्स है वो एप्लीकेबल होगा दोनों ही फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्कर के लिए और ये मदद करेगा कर्व करने में डुप्लीकेशन ऑफ डाटा को, इम्पोस्टर को ध्यान में रखते हुए, अथॉरिटीज का कहना है. However, people who don't have Aadhaar will not be denied of benefit the ministry claim. लेकिन जिनके पास नहीं है आधार कार्ड उनको डिनाई नहीं किया जाएगा बेनिफिट से, ये मिनिस्ट्री का क्लेम है. नेशनल इन्फॉर्मर वर्कर डाटाबेस. नेशनल डाटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर इज एन एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. जो नेशनल डाटाबेस है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए ये एक एडवांस स्टेज में है डेवलपमेंट का नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा. द पोर्टल इज एम्ड एट कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर इंक्लूडिंग माइग्रेंट वर्कर फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग बेनिफिट ऑफ द वेरियस स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट. ये जो पोर्टल है इसका मकसद है कलेक्ट करना डाटा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का जिसमें कि माइग्रेंट वर्कर भी आते हैं ताकि उनको प्रोवाइड किया जा सके जो बेनिफिट है वेरियस स्कीम का गवर्नमेंट का. एंड इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर कैन रजिस्टर हिमसेल्फ ऑन द पोर्टल ऑन द बेसिस ऑफ सबमिशन ऑफ आधार अलोन. और जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर है वो रजिस्टर करा सकते हैं खुद को इस पोर्टल के माध्यम से सबमिट करके आधार डॉक्यूमेंट को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज एसएससी. हम जानेंगे सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में. इट इज ए नोवेल कॉन्सेप्ट इन इंडिया एंड सच ए बोर्ड इज मीन टू सर्व प्राइवेट एंड नॉन प्रॉफिट सेक्टर प्रोवाइडर बाय चैनलाइजिंग ग्रेटर कैपिटल टू देम. ये एक नोवेल कॉन्सेप्ट है भारत के लिए और ये जो है मदद करेगा, सर्व करेगा प्राइवेट और नॉन प्रॉफिट सेक्टर प्रोवाइडर को चैनलिंग करने में ग्रेटर कैपिटल उनके लिए. एज पर द प्रपोजल सोशल स्टॉक एक्सचेंज कैन बी हाउस विद इन द एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज सच एज बीएससी एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. जो प्रपोजल है उसके अनुसार जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है इसको हाउस किया जाएगा एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज में ही, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई पे. इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा? विद दिस सोशल वेलफेयर इंटरप्राइज एंड नॉन प्रॉफिट कुड सून गेट टू रेज सो कॉल्ड सोशल कैपिटल ऑन ए ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म एडिंग द प्रोसेस ऑफ रिबिल्डिंग लाइवलीहुड रेवेज बाय द कोरोना वायरस पेंडेमिक. ये जो है सोशल वेलफेयर इंटरप्राइजेस और नॉन प्रॉफिट जो है इसके माध्यम से बहुत जल्द रेज कर पाएंगे सो कॉल्ड सोशल कैपिटल को एक ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे. ये मदद करेगा प्रोसेस में रिबिल्ड करने का लाइवलीहुड को जो कि प्रॉब्लम में आ गया था कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण. दिस रिकमेंडेशन इफ इम्प्लीमेंटेड एज ए पैकेज कैन रिजल्ट इन वाइब्रेंट एंड सपोर्टिव इकोसिस्टम enabling the non-profit sector to realize its full potential for creating social impact. ये जो रिकमेंडेशन है अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है एक पैकेज के तौर पे तो ये रिजल्ट करेगा एक वाइब्रेंट और सपोर्टिव इकोसिस्टम क्रिएट करने में जो इनेबल करेगा नॉन प्रॉफिट सेक्टर को रियलाइज करे अपने फुल पोटेंशियल को और क्रिएट करे सोशल इम्पैक्ट को. नीड फॉर सोशल कैपिटल. क्यों आवश्यकता पड़ा है सोशल कैपिटल का? इंडिया विल नीड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पेशेंट कैपिटल टू रिपेयर एंड रिबिल्ड दोज लाइवलीहुड which are the bedrock of our economy. Conventional capital that prioritize financial return will not be able to carry such a burden all by itself. इंडिया जिसको की जरूरत है एक सिग्निफिकेंट अमाउंट पेटेंट कैपिटल का ताकि वो रिपेयर कर सके और रिबिल्ड कर सके उनके लाइवलीहुड को जो कि बेडरॉक है इकोनॉमी के. कन्वेंशनल कैपिटल जो है वो प्रायोरिटाइज करता है फाइनेंशियल रिटर्न को जो कि नहीं एबल है कैरी कर पाने में इतने बर्डन को अकेले, इसलिए सोशल कैपिटल की आवश्यकता पड़ी है. सोशल कैपिटल ऑन द अदर हैंड इज मोर सुटेड फॉर दिस रोल. इट इज नॉट ओनली पेटेंट but its goal is precisely to support and fortify social structure that are in danger of collapsing because of COVID-19. जो सोशल कैपिटल है दूसरी तरफ ये मोर सूटेड है इस रोल के लिए क्योंकि ये सिर्फ पेटेंट ही नहीं है, इसका जो गोल है वो प्रिसाइजली सपोर्ट करेगा, फोर्टिफाई करेगा सोशल स्ट्रक्चर को जो कि खतरे में है, कोलैप्स करने के कगार पे आ गए हैं कोविड-19 पेंडेमिक के कारण. सोशल इंटरप्राइज. अब हम समझेंगे सोशल इंटरप्राइज के बारे में. A social enterprise is a revenue generating business. Its primary objective is to achieve a social objective, for example, providing healthcare or clean energy.
जो सोशल इंटरप्राइज होता है वो एक रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेसेस होता है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अचीव करे सोशल ऑब्जेक्टिव को। एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, क्लीन एनर्जी हो गया। This in no way means that a social enterprise can't be highly profitable. In fact, most social enterprises look and operate like traditional businesses. The only catch is that the profit that entities generate is not necessarily used for payout to stakeholder, but reinvested into the social program. ये जो है किसी भी मीन से ये नहीं है कि सोशल इंटरप्राइजेस जो है वो हाईली प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। इनफैक्ट जो ज्यादातर सोशल इंटरप्राइजेस होते हैं वो लुक करते हैं, ऑपरेट करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेसेस को। जो इसमें एक कैची चीज क्या है कि जो प्रॉफिट होता है इस एंटाइटीज के द्वारा जो ये जनरेट करते हैं वो नेसेसरी नहीं है कि यूज किया जाएगा पे आउट करने के लिए इसके स्टेक होल्डर को, बल्कि इसको री इन्वेस्ट किया जाएगा सोशल प्रोग्राम में ही। न्यूज में ये क्यों आया? तो सेबी टेक्निकल ग्रुप ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज हैज सबमिटेड दिस रिपोर्ट। तो सेबी का टेक्निकल ग्रुप है उसने सोशल स्टॉक एक्सचेंज को लेकर सबमिट किया अपने रिपोर्ट को। द एक्सपर्ट पैनल इज हेडेड बाय हर्ष बनवाल, एक्स चेयरमैन नाबार्ड। जो एक्सपर्ट पैनल था इसको हेड किया गया था हर्ष बनवाला के द्वारा, जो कि एक्स चेयरमैन थे नाबार्ड के। इसने क्या रिकमेंडेशन किया है सोशल स्टॉक एक्सचेंज को लेकर, हम इसको समझेंगे। तो एलिजिबिलिटी, सबसे पहले एलिजिबिलिटी को हम देखें। बोथ फॉर प्रॉफिट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अलाउड टू टेप दिस सोशल सिक्योरिटी एक्सचेंज, सोशल स्टॉक एक्सचेंज आई मीन, प्रोवाइड दे आर एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट सोशल इंटेंट एंड इम्पैक्ट। दोनों ही प्रॉफिट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको अलाउ किया जाएगा कि वो टैप कर सकते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए, लेकिन उनको डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा उनका सोशल इंटेंट और इम्पैक्ट को। Corporate foundation, political and religious organizations should be mandate ineligible to raise fund using the SSC mechanism. और जो कॉर्पोरेट फाउंडेशन है, पॉलिटिकल या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, वो इनएलिजिबल होंगे रेज कर पाने में के लिए फंड को सोशल स्टॉक एक्सचेंज के मैकेनिज्म के माध्यम से। मोड अवेलेबल फॉर फंड रेजिंग, जो मोड अवेलेबल होगा फंड को रेज करने के लिए। फॉर एनपीओ shall be equity, zero coupon, zero principal bond, development impact bond, social impact fund, currently known as social venture fund, with 100% grant in grant out provision and donation by investor through mutual fund. एनपीओ के लिए जो है इक्विटी होगा, जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड होगा, डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड, सोशल इम्पैक्ट फंड, करेंटली जिसको हम सोशल वेंचर फंड भी कहते हैं, जिसमें 100% ग्रांट इन ग्रांट आउट का प्रोविजन होगा, और जो डोनेशन होगा इन्वेस्टर कर सकता है म्यूचुअल फंड के माध्यम से। फॉर एफपी इंटरप्राइजेस इट विल बी इक्विटी, डेब्ट, डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड एंड सोशल वेंचर फंड। और एफपी इंटरप्राइजेस के लिए वो इक्विटी हो सकता है, डेब्ट हो सकता है, डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड, सोशल वेंचर फंड हो सकता है। कॉर्पस साइज ऑफ द फंड, क्या कॉर्पस साइज होगा फंड का? तो मिनिमम कॉर्पस साइज फॉर सच फंड बी रिड्यूस फ्रॉम ₹20 करोड़ टू ₹5 करोड़ एंड द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट बी रिड्यूस फ्रॉम ₹1 करोड़ टू ₹2 लाख। जो मिनिमम कॉर्पस साइज है इस फंड के लिए उसको रिड्यूस कर दिया गया है 20 करोड़ से 5 करोड़, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट को रिड्यूस कर दिया गया है 1 करोड़ से ₹2 लाख कर दिया गया है। द कैपेसिटी बिल्डिंग फंड फॉर सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जो कैपेसिटी बिल्डिंग फंड होगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए, इट शुड हैव ए कॉर्पस ऑफ ₹100 करोड़। दिस फंड शुड बी हाउस अंडर नाबार्ड, एक्सचेंज एंड अदर डेवलपमेंट एजेंसी सच एज सिडबी शुड बी आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड दिस फंड। इसका जो है कॉर्पस होगा ₹100 करोड़ का कैपेसिटी बिल्डिंग फंड का। ये जो फंड है उसको हाउस किया जाएगा नाबार्ड के अंदर। जो एक्सचेंज और अदर डेवलपमेंटल एजेंसीज है जैसे कि सिडबी हो गया, उनसे पूछा जाएगा कंट्रीब्यूशन को लेकर इस फंड के लिए। लिस्ट ऑफ ब्रॉड एक्टिविटीज बेस्ड ऑन दोज आइडेंटिफाइड बाय नीति आयोग अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दैट सोशल एक्सचेंज कैन एंगेज इन। लिस्ट ऑफ ब्रॉड एक्टिविटीज जो कि बेस्ड है, जिसको आइडेंटिफाई किया गया है नीति आयोग के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, जिसको कि सोशल एक्सचेंज एंगेज हो सकते हैं। तो दिस इंक्लूड इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, malnutrition एंड इनक्वालिटी, promoting gender equality by empowerment of women and LGBTQIA plus communities, training to promote rural sports and slum area development, affordable housing। वो जो एरियाज है जिनकी बात कही गई है नीति आयोग के द्वारा, जहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सोशल एक्सचेंज के माध्यम से एंगेज किया जा सकता है, तो इरेडिकेट करने में हंगर को, पॉवर्टी, malnutrition एंड इनक्वालिटी से डील करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जेंडर इक्वालिटी को एम्पावर करते हुए वुमेन और LGBTQA कम्युनिटीज को ट्रेन किया जा सकता है, प्रमोट करने के लिए रूरल स्पोर्ट्स को, स्लम एरिया को डेवलप किया जा सकता है, अफोर्डेबल हाउसिंग में इसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिनी सीड किट टू बूस्ट पल्सेस आउटपुट इन खरीफ 2021। तो हम जानेंगे जो मिनी सीड किट की बात कही गई है जिससे कि बूस्ट किया जा सकेगा पल्स के आउटपुट को खरीफ 2021 के सीजन में। द गवर्नमेंट ऑन सेड इट विल डिस्ट्रीब्यूट ओवर 20 लाख मिनी किट ऑफ सीड वर्थ ₹82.01 करोड़ एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी टू बूस्ट पल्सेस प्रोडक्शन इन द खरीफ सीजन ऑफ द 2021-22 क्रॉप ईयर।
जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवर 20 लाख मिनी किट को सीड, जिसका कीमत ₹82.01 करोड़ होगा उनके स्ट्रेटेजी के तौर पे, ताकि वो बूस्ट कर सके पल्स के प्रोडक्शन को खरीफ सीजन में 2021-22 के क्रॉप ईयर्स के लिए। द टोटल कॉस्ट फॉर दिस मिनी किट विल बी बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बूस्ट द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ तूर, मूंग एंड उड़द। तो टोटल कॉस्ट है इस मिनी किट का वो बॉन्ड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि बूस्ट किया जा सके जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है तूर का, मूंग का, उड़द का। In addition to this, the usual program of intercropping and area expansion by the state will continue on a sharing basis between center and state is said. इसके साथ साथ जो यूजुअल प्रोग्राम है इंटरक्रॉपिंग और एरिया एक्सपेंशन का स्टेट के द्वारा वो कंटिन्यू होगा शेयरिंग बेसिस में सेंटर और स्टेट के बीच। इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज किया जाएगा प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को। फ्रॉम ए मर्क प्रोडक्शन ऑफ 14.76 मिलियन टन्स इन 2007-8 क्रॉप ईयर्स, द पल्प प्रोडक्शन हैज नाउ रीच्ड 24.42 मिलियन टन्स इन द 2020-21 क्रॉप ईयर, विच इज ए फिनोमिनल इंक्रीज ऑफ 65%। जो मर्क प्रोडक्शन था 14.76 मिलियन टन का 2007-8 के क्रॉप ईयर्स में पल्स का प्रोडक्शन अब 24.42 मिलियन टन हो गया है 2020-2021 के क्रॉप ईयर में, जो कि एक फिनोमिनल इंक्रीज है 65% का। India is still importing around 4 lakh tons of tur, 0.6 lakh ton of मूंग and around 3 lakh tons of urad for meeting its demand. इसके बाद भी इंडिया को अभी भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है 4 लाख टन टूर्स का, 0.3 लाख टन मूंग और अराउंड 3 लाख टन उड़द को, ताकि वो अपने डिमांड को पूरा कर सके, क्योंकि जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ वैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, उसके कंपेरिजन में बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है। इसी कारण जो डिमांड है उसको कंप्लीट करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। The special program will increase the production and productivity of the three pulses of tur, मूंग and urad to be a great extent and will play an important role in reducing the import burden. और जो स्पेशल प्रोग्राम है ये इंक्रीज करेगा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को तीनों पल्सेस का, तूर, मूंग और उड़द का, ग्रेट एक्सटेंट तक, जिससे क्या होगा ये एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा रिड्यूस करने में हमारे इंपोर्ट के बर्डन को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लंपी स्किन डिजीज। हम जानेंगे लंपी स्किन डिजीज के बारे में। लंपी स्किन डिजीज इज ए वायरल इलनेस दैट कॉज प्रोलॉन्ग मॉर्बिडिटी इन कैटल्स एंड बुफेलो। ये किसको होता है वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो जो लंपी स्किन डिजीज है ये वायरल इलनेस है। कैसा वायरल है? जो कि प्रोलॉन्ग मॉर्बिडिटी लाता है कैटल और बुफेलोस पे। इट इज काउज्ड बाय प्रॉक्स वायरस लंपी स्किन डिजीज वायरस। ये जो है आपका प्रॉक्स वायरस लंपी स्किन डिजीज वायरस के कारण होता है। ये स्प्रेड कैसे करता है? इट स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो, फ्लाइज एंड टिक एंड ऑल्सो थ्रू सलाइवा एंड कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड फूड। ये जो है स्प्रेड करता है मॉस्किटो, फ्लाइज या टिक के माध्यम से, या सलाइवा और कॉन्टेमिनेटेड वाटर और फूड से भी स्प्रेड कर सकता है। सिम्टम्स क्या है लंपी स्किन डिजीज के? It appears at nodules of 2 to 5 centimeter diameter all over the body, particularly around the head, neck, limbs, other mammary gland of the female cattle and genitals. The lumps gradually open up like large and deep wound. ये जो है वो अपेयर करता है नोड्यूल्स की तरफ से 2 से 5 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है पूरे बॉडी पे, पार्टिकुलरली हेड के पास, नेक के पास, लिम्ब, अदर मेमोरी ग्लैंड जो है फीमेल कैटल का वहां पे, या जेनाइटल्स के पास। ये जो लंप है वो ग्रेजुअली ओपन करता है, लार्ज और डीप वॉन्स के जैसा लगता है। अफेक्टेड कंट्रीज जो है लंपी स्किन डिजीज के कारण। द एलएसडी इज इंडेमिक टू अफ्रीका एंड पार्ट्स ऑफ वेस्ट एशिया वेयर इट वाज फर्स्ट डिस्कवर इन 1929। जो लंपी स्किन डिजीज है ये इंडेमिक है अफ्रीका के लिए और पार्ट्स ऑफ वेस्ट एशिया के लिए, जहां पे इसको पहली बार डिस्कवर किया गया था 1929 में। इन साउथ ईस्ट एशिया द फर्स्ट केस ऑफ लंपी स्किन डिजीज वाज रिपोर्टेड इन बांग्लादेश इन जुलाई 2019। और साउथ ईस्ट एशिया में पहला केस लंपी स्किन डिजीज का रिपोर्ट किया गया था बांग्लादेश में जुलाई 2019 में। इन इंडिया इट वाज रिपोर्टेड फ्रॉम मयूरभंज ओडिशा इन अगस्त 2019। और इंडिया में पहला केस इसका रिपोर्ट किया गया था मयूरभंज ओडिशा से अगस्त 2019 में। तो आप समझ सकते हैं कि पहले जो था ये आपका वहां से बांग्लादेश आया, फिर बांग्लादेश के माध्यम से इंडिया पे 2019 में आया, काफी लेट लेकिन इंडिया में आ चुका है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर द वायरस, सो प्रिवेंशन बाय वैक्सीनेशन इज मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ कंट्रोल। कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है इस वायरस से, जो प्रिवेंशन है वो वैक्सीनेशन के माध्यम से होता है सबसे इफेक्टिव मीन्स इसको कंट्रोल करने के लिए। हम इसका कॉन्टेक्स्ट में समझ ले ये क्यों आया अभी न्यूज में। द बिहार गवर्नमेंट इज साउंडेड एन अलर्ट एंड इश्यू एन एडवाइजरी अबाउट द लाइकली स्प्रेड ऑफ द डिजीज। बिहार गवर्नमेंट ने एक अलर्ट इश्यू किया है, एडवाइजरी लाइकली स्प्रेड को लेकर डिजीज का। चिंता क्या है? इन इंडिया विच हैज द वर्ल्ड हाईएस्ट 303 मिलियन हेड ऑफ कैटल, द डिजीज हैज स्प्रेड टू 15 स्टेट विद इन जस्ट 16 मंथ। इंडिया जहां पे वर्ल्ड का हाईएस्ट 303 मिलियन हेड है कैटल का, ये जो डिजीज है वो स्प्रेड किया है 15 स्टेट में सिर्फ 16 मंथ के अंदर। यानी काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आने वाले समय में अगर ये सब जगह फैलता हुआ इसको नहीं कॉन्टेमिनेट किया जा सके तो।
This might have devastating impact on the country where most dairy farmer are either landlord or marginal landholder and milk is among the cheapest protein source. और ये जो है एक डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट कर सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो ज्यादातर डायरी फार्मर है वो चाहे तो लैंडलेस है, वो मार्जिनल लैंड होल्डर्स है, और मिल्क जो है वो चीपेस्ट प्रोटीन का सोर्सेस है भारत वासियों के लिए. ये एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर इसको टैकल नहीं किया जा सके तो. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल इंक्रीज डिस्पाइट ड्रॉप इन न्यू कैपेसिटी. जो पावर जनरेशन है रिन्यूएबल के माध्यम से ये इंक्रीज किया है, जबकि जो न्यू कैपेसिटी है वो ड्रॉप हुआ है, उसके बावजूद हम इसको समझेंगे. टोटल पावर जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इंक्लूडिंग सोलर, विंड, बायोगैस, बायोमास, स्मॉल हाइड्रो एंड अदर स्टूड एट 147.25 बिलियन यूनिट इन फाइनेंशियल ईयर 21 कंपेयर विथ 138.34 बिलियन यूनिट इन फाइनेंशियल ईयर 20. जो टोटल पावर जनरेशन है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के माध्यम से, जिसमें सोलर, विंड, बायोगैस, बायोमास, स्मॉल हाइड्रो और अदर आते हैं, वो 147.25 बिलियन यूनिट है फाइनेंशियल ईयर 2021 में, जबकि ये 138.34 बिलियन यूनिट था फाइनेंशियल ईयर 20 पे. दिस इज एन इंक्रीज ऑफ 6% अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी. ये इंक्रीज है 6% का, जो डाटा इश्यू किया गया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा. उसके अनुसार all other key segments such as thermal, hydro and nuclear have reported a drop in power generation during financial year 21. जो बाकी की सेगमेंट है जैसे कि थर्मल हो गया, हाइड्रो हो गया, न्यूक्लियर हो गया, इन सब में ड्रॉप रिपोर्ट किया गया है पावर जनरेशन को लेकर फाइनेंशियल ईयर 21 पे. दिस इज डिस्पाइट ए सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन न्यू कैपेसिटी एडिशन इन द रिन्यूएबल सेक्टर इन कोविड बैटल फिर 2020-21. ये जो है डिस्पाइट सिग्निफिकेंट ड्रॉप हुआ है हमारे न्यू कैपेसिटी एडिशन पर रिन्यूएबल सेक्टर का कोविड बैटलफील्ड 2020-21 के बाद. The total power generation from renewable energy sources, including solar, wind, baggage, biomass, small hydropower, 147.25 billion units in financial year 21 compared with 138.34 billion units in financial year 20. जो total power generation है renewable energy के माध्यम से, वो हमारा 147.25 billion unit है फाइनेंशियल ईयर 21 पे. अगर हम कंपेयर करें 138.34 बिलियन यूनिट था फाइनेंशियल ईयर 20 पे, तो जो इंक्रीज किया है. इन फाइनेंशियल ईयर 21 टोटल पावर जनरेशन जो है वो थर्मल हाइड्रो के माध्यम से वो गिरा है. फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, क्या फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? देयर आर सेवरल फैक्टर वर्किंग फॉर एन इंक्रीज इन जनरेशन बाय रिन्यूएबल सोर्सेज. बहुत सारे फैक्टर है जो कि काम कर रहे हैं एक साथ इंक्रीज करने के लिए जनरेशन को रिन्यूएबल सोर्सेज का. सबसे पहला फैक्टर है ट्रस्ट गिवन टू रिन्यूएबल एनर्जी बाय द गवर्नमेंट, यानी सबसे पहला फैक्टर है जो फोकस किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ गवर्नमेंट के द्वारा. Second is the growing environmental awareness in the country and the potential growth is driving more capacity creation here. दूसरा जो ग्रो कर रहा है environmental awareness कंट्री पे और जो potential growth है more capacity creation है, इस कारण भी हुआ है. Third, getting in investment both domestic and foreign is easier as this is an attractive area for them. और तीसरा इन्वेस्टमेंट है, जो दोनों ही डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी आसानी से हो जा रहा है क्योंकि एक अट्रैक्टिव एरिया है इन्वेस्टमेंट के लिए. ये तीनों रीजन है जिस कारण ये इंक्रीज किया है डिस्पाइट गिरने के बावजूद. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोबासुरा कुडिनीर. तो हम जानेंगे कोबासुरा कुडिनीर है क्या. कोबासुरा कुडिनीर इज ए ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशन यूज बाय सीधा प्रैक्टिशनर फॉर मैनेजिंग कॉमन रेस्पिरेटरी हेल्थ. जो कोबासुरा कुडिनीर एक ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशन है जिसको कि यूज किया जाता है सीधा प्रैक्टिशनर के द्वारा ताकि मैनेज किया जा सके कॉमन रेस्पिरेटरी हेल्थ को. इट इज ए हर्बल कॉन्कोशन कंप्राइजिंग ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऑफ जिंगर, पिपाली, क्लोव, कुकनकोरी रूट, मूली रूट, कड़ुकाई, अजवाइन एंड मैनी अदर हर्ब. ये एक हर्बल कॉन्कोशन है जो कि कंप्राइज करता है ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जैसे कि जिंजर, पिपाली, क्लोव, किरुकोनरी रूट, मूली रूट, कड़ुकाई, अजवाइन और मैनी अदर हर्ब्स को मिलाकर तैयार किया जाता है. द इंग्रेडिएंट्स आर पाउडर एंड मिक्स विथ वाटर देन बॉइल टू मेक ए डिकॉक्शन ऑफ 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम. ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो पाउडर के फॉर्म पे होता है, इसको मिक्स किया जाता है वाटर पे, बॉइल किया जाता है और डिकॉक्शन बनाया जाता है 1/4 इसके इनिशियल वॉल्यूम का. कॉन्टेक्स्ट इसका हम समझ ले क्यों आया है न्यूज पे. तो द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज लॉन्च ए मैसिव नेशन वाइड कैंपेन टू डिस्ट्रीब्यूट इट प्रूवन पॉली हर्बल आयुर्वेदिक ड्रग आयुष 64 एंड सीधा ड्रग कोबासुरा कुडिनीर फॉर द बेनिफिट ऑफ द वास्ट मेजोरिटी ऑफ आउट ऑफ हॉस्पिटल कोविड पेशेंट. जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उन्होंने लॉन्च किया एक मैसिव नेशन वाइड कैंपेन जिसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है प्रूवन पॉली हर्बल आयुर्वेदिक ड्रग आयुष 64 को और सीधा ड्रग कोबासुरा कुडिनीर को, जिसका बेनिफिट वास्ट मेजोरिटी पे देखा गया है आउट ऑफ हॉस्पिटल कोविड पेशेंट के ऊपर. दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक. फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.